जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है एचएससी के लिए उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है फर्स्ट सम। समहाउ समहाउ एन एंट इज स्टक टू द रिम ऑफ अ बाईसाइकिल। एक बाईसाइकिल का रिम है, ये बाईसाइकिल है एंड एंट इज स्टक विद इट। यहाँ पे एंट एक है, वो स्टक है मतलब चिपका हुआ है। एंड ठीक है, तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द रिम इज 1 मीटर। डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर इज 1 मीटर। While the bicycle is on the central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolution per second in 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में जब व्हील रोटेट करना स्टार्ट करता है, अच्छा करना स्टार्ट करता हम ऐसा बोल रहे हैं तो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है वो, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसका क्या होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, 0 होगा। एंड आफ्टर 10 सेकेंड वो कितना रेवोल्यूशन अटेंड कर लेता है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो आफ्टर 10 सेकेंड के बाद कितना रेवोल्यूशन पर सेकेंड अटेम्प्ट कर लेता है वो, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो डायमीटर 1 मीटर है, ये पार्ट हो गया। तो रेडियस हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, हाफ ऑफ द डायमीटर, तो 1/2 करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा, ये रेडियस हो गया। और फ्रीक्वेंसी दिया है आफ्टर 10 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, इन शॉर्ट इसको हम आरपीएस लिखते हैं। तो यहां कितना दिया हुआ हमें, 2 आरपीएस मतलब 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है। तो हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई एन। क्या होता है 2 पाई एन, तो 2 इंटू पाई इंटू एन हमें दिया है 2, तो ये आ जाएगा 4 पाई। तो ओमेगा हम लोग निकाल लेते हैं यहां से 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा हो गया। आगे टाइम हमें दिया हुआ है कि वो 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड कितना टाइम अटेंड करता है, वो टाइम है 10 सेकेंड, तो टाइम इज 10 सेकेंड। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इट स्टार्ट विद रेस्ट, सो एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अच्छा विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा, वो अल्फा भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंट इन दीज 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा। और पूछा है टाइम टेकन बाय द फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा और लास्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा व्हील को, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस सब में मैंने फार्मूलाज वगैरह पहले से लिख के रखा है कि हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, या राइटिंग पार्ट ज्यादा होगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो समझाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा। तो मैंने वो कोशिश किया है कि कुछ चीज़ें मैं पहले से लिख के रखता हूं ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं और आगे वीडियो कंटिन्यू हो सके। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुछ भी निकालना है तो हमें सबसे पहले एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। और एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। इट इज सेम एज द ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। ये हमने लीनियर में पढ़ा है और ये रोटेशनल के लिए आता है। यहाँ ए लीनियर एक्सीलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, वी फाइनल वेलोसिटी एंड ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी एंड यहाँ ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि ओमेगा जो हमारा 4 पाई है और ओमेगा नॉट हमने बताया 0 है और टाइम लगा 10 सेकेंड। तो ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो ओमेगा कितना है, ओमेगा 4 पाई है, माइनस ओमेगा नॉट 0 है, अपॉन टाइम है 10 सेकेंड। तो ये आ गया 4 पाई बाई 10 सेकेंड, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो ये आ गया 2 पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड। तो अल्फा हमें क्या मिल गया, अल्फा का वैल्यू 2 पाई बाई 5
रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, इसको हम लोग एज अ रिजल्ट रखेंगे। ये अल्फा का वैल्यू हो गया, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, अब आगे क्या, आगे हमें पूछा है, आगे हमें पूछा है, अच्छा अल्फा हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया। अल्फा क्या मिला, 2π/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर है ये, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, सॉरी पर सेकेंड नहीं है। अभी आगे, आगे देखें हम लोग, तो यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन दीज 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग ये निकाल लें कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा। जैसे अगर एक बार रोटेट करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब पार्टिकल एंगल किसी सेंटर, सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है तो दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एक रेवोल्यूशन अगर कंप्लीट होता है तो कितना एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, दिस इज 2π या 360 डिग्री। सो हमें 2π के टर्म में कितना 2π बनेगा वो पहला फाइंड आउट करना है। तो हम लोग निकालते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, और हमें पता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए या लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा ही टर्म एनालॉगस ऑफ दिस लीनियर डिस्प्लेसमेंट का टर्म जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हम सारे वैल्यूज डाल देंगे। अगेन आई विल टेल यू कि ये फार्मूला लीनियर से लीनियर के रिजेंबल है, सेम है। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू अगर हम यहां पे देखें, ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट का वैल्यू 0 है, टी टाइम 10 सेकेंड है, और हाफ इज हाफ। अल्फा का वैल्यू 2π/5 है इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू 10 है। तो हम लोग ये 0 इंटू एनी टर्म विल बी 0, ये 2 इज 2 से कैंसिल, तो यहाँ 100, 10 का स्क्वायर विल बी 100, तो 100/5, 100/5 विल बी 20। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया, 20π रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन, 20π रेडियन, ये हमें थीटा मिल गया। और देखें तो एक रेवोल्यूशन के लिए, अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो एंगल जो बना सेंटर पे वो कितना बना, 2π, दिस पार्ट वी आर टॉकिंग। तो यहां पे एंगल जो बना वो 2π रेडियन है, कितना है, 2π। एक रेवोल्यूशन के लिए, एक रेवोल्यूशन के लिए कितना एंगल बना सेंटर पे, 2π। तो यहां टोटल एंगल जो है थीटा, एंगल के टर्म में टोटल एंगल थीटा जो है वो 20π है। तो कितना रेवोल्यूशन होगा, एक रेवोल्यूशन में अगर 2π होता है तो 20π के लिए कितना रेवोल्यूशन होगा, हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल बी θ/2π। तो थीटा ऑलरेडी हमने निकाला है, थीटा हमने निकाला है कितना, 20π। तो 20π डिवाइडेड बाई 2π, तो थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लें तो हमें मिल जाएगा 20π डिवाइडेड बाई 2π। तो पाई पाई कैंसिल, यहां मिल गया 2 1 और 2 10। तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या आ गया, 10 आ गया। तो वी गेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एज 10। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या मिल गया हमें, 10 मिल गया। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वी गॉट एज 10। ये पार्ट हो गया। अब ये टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो गया। यहां पे हमें क्या क्या पूछा था कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंट इन दीज 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड में हमने कितना रेवोल्यूशन निकाल लिया, दैट इज 10 रेवोल्यूशंस। हमें टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिल गया 10। अब आगे पूछा है, आगे हम लोग को क्या पूछा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंट, ठीक है। सेकेंड, टाइम टेकन बाय द फॉर इट बाय द फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए
जब थीटा 2 पाई हो गया तो कितने टाइम में लगेगा? तो थीटा हमें पता है 2 पाई, वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन थीटा कितना हो गया? 2 पाई। यहाँ पे ऑलरेडी है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो एंगल इज 2 पाई, तो थीटा 2 पाई है। फिर एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उस हिसाब से हमें टाइम चाहिए, तो यहाँ उसका एनालॉगस जो है वो एंगुलर के टर्म में क्या है हमारा? एंगुलर के टर्म में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट वन हम लोग ये फार्मूला यूज कर लें तो हमें क्या मिलेगा? थीटा अभी कितना है? 2 पाई है। थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा इज 2 पाई, सो वी कैन से 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, जीरो है, टाइम t1 है जो हमें कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा इज 2 पाई बाई 5 रेडियन। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल दें अल्फा का 2 पाई बाई 5 रेडियन इंटू टी वन स्क्वायर। तो 2 पाई का ये 2 कैंसिल, तो हम लोग को मिला, वी आर गेटिंग 2 पाई इज इक्वल्स टू, ये पार्ट ऑलरेडी जीरो हो गया तो लिखना नहीं है। सो अगला पार्ट हम लोग देखें, यहाँ क्या बचा? पाई बाई 5 इंटू टी वन स्क्वायर। तो ये पाई इस पाई से कैंसिल, और 5 जो है 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 10 हो गया। तो हमें क्या मिला? टी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। तो हमें मिल गया t1 स्क्वायर इज 10। सो t1 क्या हो गया? रूट ऑफ 10। t1 क्या हो गया? रूट ऑफ 10 सेकेंड। तो ये पहला पार्ट हमने निकाला कि टाइम टेकन बाय द एंट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? रूट ऑफ 10 सेकेंड, जिसको हम लोग 3 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं अगर स्क्वायर रूट हम लोग निकाले तो। अब अगला जो है, लास्ट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ लास्ट रेवोल्यूशन, टोटल कितने रेवोल्यूशन है? 10 रेवोल्यूशन। 10 रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड जो टाइम है वो ऑलरेडी हमें पता है कि 10 सेकेंड है। तो हम क्या करें, फर्स्ट 9 रेवोल्यूशन के लिए जितना टाइम लगा अगर वो निकाले, और लास्ट 10 रेवोल्यूशन का ऑलरेडी हमें पता है कि 10 सेकेंड है, तो 10 में से 9 रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड अगर हम माइनस कर लें तो हमें लास्ट रेवोल्यूशन का कितना, लास्ट रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? टाइम टेकन बाय द एंड टू कंप्लीट फर्स्ट 9 रेवोल्यूशन। तो पहले 9 रेवोल्यूशन के लिए देखें। सो फॉर अप टू 9 रेवोल्यूशन के लिए एंगल कितना हो जाएगा? फिर से सोचना है हमें कि एक रेवोल्यूशन के लिए अगर एंगल 2 पाई है तो 9 रेवोल्यूशन के लिए क्या होगा? 2 पाई इंटू 9। तो एंगल जो सबटेंड हुआ सेंटर पे वो कितना हो गया? 9 इंटू 2 पाई, दैट बिकम्स 18 पाई। तो थीटा हमें मिल गया 18 पाई, और टाइम जो है वो हम ले लेते हैं t9। तो फिर से वही फार्मूला हम कौन सा यूज करें? फार्मूला हम यूज करते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बट यहाँ टी जो है, टाइम जो है वो हम t9 ले रहे हैं, और अल्फा का वैल्यू 2 पाई बाई 5 जो हमने प्रीवियसली लिया हुआ है, और थीटा का वैल्यू हम बदल रहे हैं, उसको 18 पाई ले रहे हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो गया? थीटा जो है 18 पाई हो गया, ओमेगा नॉट हमारा 0 है, और टी नाइन है, हाफ हाफ है, अल्फा 2 पाई बाई 5 है, और t9 वो हमें निकालना है। तो ओवरऑल देखें कैलकुलेशन, तो 18 पाई, ये टर्म हो जाएगा 18 पाई इज इक्वल्स टू, ये पार्ट 0 हो गया। अब आगे देखें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 5 इंटू टी स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, या ठीक है पाई बाई 5 इंटू टी स्क्वायर कर लेते हैं, 2 कैंसिल कर देते हैं, तो पाई बाई 5 इंटू t9 का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल। अच्छा, इन दोनों को 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 फाइजा कितना हो जाएगा? 90। तो इसको हम लिख सकते हैं t9 इज इक्वल्स टू 90, t9 स्क्वायर।
सो T9 क्या हो गया? सो T9 जो है, T9 T9 इट विल बी रूट ऑफ 90। अब रूट ऑफ 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 रूट इनसाइड रूट, तो 9 का रूट 3 हो गया, तो 3 रूट 10 हो गया, तो 3 रूट 10, जिसका रूट 10 का वैल्यू डालेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा 9.4868। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। तो टाइम टेकन फॉर द लास्ट रेवोल्यूशन क्या होगा? टाइम टेकन फॉर 10 रेवोल्यूशन इज 10 सेकेंड, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, और हमने निकाला टाइम टेकन बाय द रिम टू कंप्लीट 9 रेवोल्यूशन इज दिस। तो लास्ट रेवोल्यूशन के लिए टाइम हमें क्या मिलेगा? 10 माइनस T9, और T9 हमारा कितना है? 9.4868। तो ओवरऑल हमें ये मिल गया टाइम टेकन फॉर द लास्ट रेवोल्यूशन। आई होप ये सम आप लोग को समझा होगा। तो हम लोग अगले सम पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द क्वाइन एंड ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। तो हमें क्या दिया है? हमें दिया है कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है? 0.5। तो म्यू हमें दिया हुआ है 0.5, जो हमने यहां लिखा है म्यू इज इक्वल टू 0.5। अच्छा, एक करेक्शन है इसमें, आगे बताता हूं मैं। रेडियस ऑफ द डिस्क 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द डिस्क आर इज 8 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। तो 8 सेंटीमीटर जो है वो 8 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। आगे यहां दिया हुआ है इनिशियली द सेंटर ऑफ द क्वाइन इज पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। अच्छा, मैंने ये सम ऑलरेडी घर पे सॉल्व किया था, तो मैंने पाया कि जो अगर हम लोग ये डिस्टेंस को पाई रखते हैं तो हमें आंसर करेक्ट नहीं आएगा, और करेक्ट आंसर लाने के लिए पाई के जगह 2 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर अवे। तो आप लोग ये करेक्शन कर लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर अवे करेंगे तो जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिए हुए हैं वो आएंगे अनदर वे, यू विल नॉट गेट द आंसर। तो यहां हमें वो डिस्टेंस जो स्मॉल आर हम लोग लेंगे वो 2 सेंटीमीटर लेंगे। तो यहां मैंने लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ द क्वाइन फ्रॉम द सेंटर स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहां हमें 2 सेंटीमीटर ही लेना है, और 2 सेंटीमीटर को वापस हम 2 इंटू 10⁻² मीटर ले सकते हैं। ये तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। अब आगे देखें, एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर। कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कि वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाए? तो जस्ट सिंपल सा चीज है कि आपको एक इमेजिनेशन करना है कि अगर सपोज एक फैन है, फैन के ब्लेड पे हम लोग एक क्वाइन रख देते हैं और फैन को धीरे से घुमाते हैं, अगर एकदम स्लोली मूव करते हैं तो क्वाइन विल नॉट स्लिप आउट फ्रॉम देयर। वहां से क्वाइन जो है वो फिसल के नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग फैन का स्पीड फास्ट करेंगे तो एक टाइम आएगा जब उसका क्वाइन वहां से फिसल के गिर जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो हमें उस कंडीशन तक सोचना है कि उस टाइम उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, व्हाट विल बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है जब जस्ट वो कॉइन स्लिप होने लगे। ओके, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द क्वाइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। फिर दूसरा एक कंडीशन निकालना है कि जब क्वाइन एग्जैक्टली रिम पे हो, रिम पे हो किसके? ग्रामोफोन के। ग्रामोफोन है ये, इसको डायग्राम से समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें इसका रेडियस कैपिटल आर जो है ना, ये टर्म दिया है 8 सेंटीमीटर, और बोला है कि सेंटर से 2 सेंटी, ये सेंटर है, सेंटर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे क्वाइन रखा है, सेंटर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्वाइन रखा है या डिस्क रखा है, डिस्क, क्वाइन की जगह डिस्क वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो हमें वो कंडीशन निकालना है। तो फिर से अगर डायग्राम से हम लोग समझें, ये रेडियस है, ये रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और ये जो है
डिस्क यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे रखा है, दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे, तो जब ये घूमेगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर जाना चाहिए, लेकिन एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो वहां से स्टिक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब तक कि वो सरफेस से अटैच है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इट मस्ट बी इक्वल्स टू कोइफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो एक की वर्ड है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी ये पार्ट एक्सप्लेन कर दिया कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे वह भी जो मैंने कंडीशन बताया वही आगे लिखा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी विद विच द क्वाइन स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द ग्रामोफोन डिस्क इफ क्वाइन इज एट 2 सेंटीमीटर अवे, तो वो टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें निकालना है। तो जैसा मैंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है उस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होना चाहिए, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो दैट आई हैव रिटन ओवर हियर कि फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर बाई आर हमने पढ़ा है, बट v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी फार्मूला है। तो यहां मैंने लिखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला एम आर ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या है, म्यू एम जी। हालांकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, और जब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स लिखते हैं तो म्यू लिखते हैं, कांस्टेंट अर्थात कांस्टेंट के जगह म्यू लिखते हैं, तो म्यू एन हो गया, और म्यू एन इज एम जी, तो म्यू एम जी ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। तो यहां पे हम देखें m का टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, m एंड m विल गेट कैंसिल। तो क्या मिला, r ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी, यहां लिख देता हूं r ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी। तो हमें ओमेगा वन स्क्वायर चाहिए, तो ओमेगा वन स्क्वायर क्या हो गया, म्यू जी बाई आर, ये टर्म। यहां से ओमेगा वन स्क्वायर चाहिए तो आर नीचे चला जाएगा, और ये म्यू जी ऑलरेडी है तो म्यू जी बाई आर मिल गया। बट फिर से ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 2 पाई एफ। तो यहां फ्रीक्वेंसी मैंने F1 लिख दिया है, तो 2 पाई F1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू 0.5, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, म्यू का वैल्यू 0.5, देन जी का वैल्यू हमें दिया है पाई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर इज 2 सेंटीमीटर विच इज 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ सारे वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करके F1 निकाल लेते हैं। तो इसका भी कैलकुलेशन फाइनली हम लोग पूरा देख लें, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 पाई F1 स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई F1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻²। तो ये पाई स्क्वायर, अच्छा इधर भी पाई स्क्वायर हुआ ना, क्योंकि हमने पूरे टर्म का होल स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर एंड F1 का स्क्वायर इज F1 स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर गेट कैंसिल, तो यहाँ पाई स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, 4 नीचे चला जाएगा, तो F1 स्क्वायर क्या मिलेगा, फिर से हम लोग एक टर्म देख लें, तो F1 स्क्वायर जो है, F1 स्क्वायर वो हो जाएगा 0.5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 10⁻²। ओवरऑल क्या हो गया ये, इसको 10⁻² को ऊपर डाल दें हम लोग, तो F1 स्क्वायर हमें मिल जाएगा, F1 स्क्वायर, ये 10⁻² को हम ऊपर ले लेते हैं, तो ये 10⁻² हो जाएगा, मतलब 100, तो 0.5 इंटू 100, 0.5 इंटू 100 अपॉन 8, तो 2 4 8, राइट। तो ये 50/8 हो जाएगा, जिसको हम 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, 5/2
साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, ओके राइट, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड को सीपीएस भी हमने लिखा हुआ है, राइट। यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये F1 स्क्वायर है, तो F1 स्क्वायर ये 25 आ जाएगा, नहीं सॉरी 25 नहीं आएगा, कितना आएगा, 4 से कैंसिल करें, 4 टू ज़ा 8 और 4 25, 25 5 ज़ा, तो पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 5/2 CPS, साइकिल पर सेकेंड। ये याद रखना है आपको, याद रखना मतलब फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो F1 क्या मिल जाएगा, 5/2 CPS, साइकिल पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड, वट एवर वी कैन से। अभी सेकेंड कंडीशन में बोला है, तो ये पहले पार्ट का फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया, 5/2 इज नथिंग बट 2.5 CPS लिखें या रेवोल्यूशन पर सेकेंड लिखें, दोनों चलेगा। अभी आगे बोला है इफ द क्वाइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, यहां हमें दिया है कि व्हाट विल बी फैक्टर इफ द क्वाइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, अगर क्वाइन रिम पे है, मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दूं जो ऑलरेडी पहले ड्रॉ किया था, तो ये 8 सेंटीमीटर है, और पहले जो क्वाइन यहाँ पे था अभी ये रिम पे आ जाए, तो रिम पे आ गया तो स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर, बस यही कंडीशन हमें याद रखना है। तो स्मॉल आर के जगह हम कैपिटल आर डाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इफ द क्वाइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, सो नाउ स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, बट कैपिटल आर ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है 8 इंटू 10⁻² मीटर, ऑलरेडी दिया था। तो इस केस में वापस से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल चेंज, तो mr⍵² इज इक्वल्स टू μmg, क्योंकि ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल का, और ये फ्रिक्शनल फोर्स का, तो वापस m एंड m गेट कैंसिल, यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा, तो ω2² क्या मिलेगा, ω2² विल बी μg/r, लेकिन अब हमें कैपिटल आर डालना है, तो 2πf2² इज इक्वल्स टू μg/r, अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करके वैल्यूज डाल दें, तो स्क्वायर करेंगे तो 4π² f2² इज इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू 0.5, जी का वैल्यू π² ऑलरेडी दिया हुआ है, वही वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं, अपॉन आर का वैल्यू है 8 इंटू 10⁻², 8 इंटू 10⁻², मैं फिर से दिखा दूं, म्यू जी और आर के वैल्यूज, म्यू का वैल्यू है 0.5, जी का वैल्यू π² एंड आर का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, विच इज ऑलरेडी 8 इंटू 10⁻²। तो हम इस स्टेप पे वापस आ गए, वापस हम लोग देखें तो ये π² और ये π² गेट कैंसिल, तो हमें f2² चाहिए, तो f2² क्या मिलेगा, f2² विल बी 0.5 इंटू 10⁻² अपॉन 8 इंटू 4। अच्छा अभी क्या किया हमने, ये जो 10⁻² था वो ऊपर गया तो 10⁻²+ हो गया, दैट इज 100, तो ओवरऑल हम लोग फिर से एक सिंपल वे कैलकुलेशन कर लें, तो 0.5 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 तो 425 आ जाएगा, 25 5 125, वापस से ये f2² है, तो f2 निकालेंगे तो फाइनल आंसर f2 का क्या आएगा, 1.25, हालांकि यहाँ मिलेगा ना हमें f2² इज इक्वल टू 25 5 125, तो 12.5 अपॉन 8, 12.5 अपॉन 8, तो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1.25, ओके। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी मिल गया f2। अभी फैक्टर्स ऑफ चेंज, मतलब हाउ द फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम 1 to 2, तो हम सीधा सीधा देखें, ये फ्रीक्वेंसी हमारा 5/2 था जो कि 2.5 होता है आरपीएस, और f1 और f2 जो है 1.25 है, तो 1.25 इंटू 2 अगर करते हैं तो 2.5 मिलता है, तो मतलब f2 f1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ f2, सिंपल वे, f1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ
F2 वही वैल्यूज मैंने वापस रखा है। F2 का वैल्यू 1.25 है, F1 का वैल्यू 2.5 है, तो 1/2 आ गया। सो F2 इज इक्वल्स टू F1/2। F2 चाहिए तो F1 इधर चला जाएगा, तो F1/2। तो ये रिलेशन है बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ F1 एंड F2। आई होप ये भी सम आप लोगों को समझा होगा। तो अभी अगले सम पे चले, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? पार्ट ऑफ द रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। ये कर्वेचर मतलब क्या दिया हमें? कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है 72 मीटर। रेडियस दिया है, रेडियस 72 मीटर। तो रेडियस इज 72 मीटर, वो हमने यहाँ पे भी लगा दिया, आर लिख दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर 72 मीटर। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन, मतलब ये मैक्सिमम सेफ लिमिट दिया है। मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच व्हीकल इज ड्राइवन, मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे गाड़ी चल रही है वो है 216 किलोमीटर पर आवर। 216 किलोमीटर पर आवर वी मैक्स। तो ये किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे करते हैं वो आपको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज 1000/60 इंटू 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/18। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 12 इंटू 5। तो 12 इंटू 5 कितना होता है? 60 मीटर पर सेकेंड। तो वी मैक्स हमें मिल गया 60 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गया। और दिया है, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि हमें फास्टर देन मतलब वी मैक्स दिया है 216 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने मीटर पर सेकंड में निकाला, और मीटर पर सेकंड में इसका वैल्यू कितना मिला? 60 मीटर पर सेकंड। विद व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, मतलब हमें निकालना है एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या निकालना है? एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा। एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना। बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी with respect to the inner edge if the track is 10 मीटर wide। तो width ऑफ द ट्रैक दिया है 10 मीटर, ये width ऑफ द ट्रैक दिया है 10 मीटर, और ये हाइट हमें निकालना है कि व्हाट शुड बी द एंगल। अच्छा, एंगल भी निकालना है और हाइट भी निकालना है कि आउटर एज जो होगा वो कितना होगा। अब मैं ऐसे बताऊं अगर, तो कहीं भी आपने रोड, कर्व रोड देखा होगा तो वो इंक्लाइंड होता है, नॉट हॉरिजॉन्टल। तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना एंगल पे इंक्लाइन हुआ है वो एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया, और साइड में वो कितना हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जो आउटर एज है वो कितना रेज्ड है, वो इसका हाइट हो गया। तो यहां वो पार्ट हमने दिखाया है एच, और उसका जो कर्व है रेडियस, रेडियस नहीं विड्थ है, रोड का विड्थ है, ऐसे ही दिखा है इंक्लाइन सरफेस से, तो वो 10 मीटर है। अगर आप ये डायग्राम प्रॉपरली समझ गए तो आपको ये सम डेफिनेटली समझ में आएगा। तो इतना पार्ट हमें दिया हुआ है। अब ये इनर का जो ट्रैक का ये पार्ट है, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि ये जो हाइट है, सॉरी विड्थ ऑफ द रोड है, विड्थ विड्थ वो हमें दिया है 10 मीटर वाइड। वाइड दिया है ना, वाइड वर्ड यूज किया है तो विड्थ है। और ठीक है, तो इतने इंफॉर्मेशन है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि tan थीटा इज वी स्क्वायर बाई आर जी। ये फॉर्मूला है, ऑलरेडी हमें पता है tan थीटा इज वी स्क्वायर बाई आर जी। तो हमने यहाँ फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दिया कि tan थीटा इज वी स्क्वायर बाई आर जी। तो पहले हम एंगल ऑफ बैंकिंग ही निकाल लेते हैं। तो v जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो 60 है, r जो रेडियस है वो 72 है, और g का वैल्यू हम 10 यूज कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, वी हमारा 60 है तो 60 का स्क्वायर बाई r जो रेडियस है वो 72 है, इंटू जी का वैल्यू हम 10 डाल देते हैं तो 3600। 60 इंटू 60, या इट विल बी बेटर कि मैं इसको 60 इंटू 60 ही लिखूं। 60 इंटू 60 बाई 72 इंटू 10, ये टर्म कैंसिल, ये 12, 12 5 तो tan थीटा हमें क्या मिला? tan थीटा हमें मिल गया 5।
ठीक है, tan थीटा क्या मिल गया, फाई। और प्रोबेबली एक पार्ट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, थीटा चाहिए, एंगल ऑफ बैंकिंग पूरा बोला है ना, तो थीटा क्या होगा, देयरफॉर थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ फाई। ये हमें इसका फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया, tan इनवर्स ऑफ फाई, ये एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया। अब दूसरा हमें पूछा है कि ये कितना हाइट इंक्लाइंड है रोड, हाइट ऑफ इंक्लाइंड रोड। तो अब हम देखें, थीटा हमें मिल गया क्योंकि tan इनवर्स ऑफ फाई है। थीटा कितना निकाला अभी हमने, थीटा हमने कैलकुलेट किया tan इनवर्स ऑफ फाई, तो ये पार्ट ऑलरेडी मिल गया tan इनवर्स ऑफ फाई, और ये पार्ट पता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो थीटा देखें, अपोजिट, ये थीटा के अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनस है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। तो इसी ट्रायंगल में हम साइन थीटा ले लें, तो वापस इसी ट्रायंगल में हमने साइन थीटा ले लिया ऑलरेडी। साइन थीटा क्यों डिसाइड किया वो समझ गया होगा आपको, एच निकालना है और ये 10 पता है, तो ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनस है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू h/10, h/10 हो गया। तो h क्या मिला, h चाहिए, तो 10 इंटू साइन थीटा, और 10 इंटू साइन थीटा, और थीटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां से, और प्रोबेबली इसके लिए मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है क्योंकि वो साइन का वैल्यू हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सम सॉल्व हो चुका है। 10 इंटू साइन, जो यहां से थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ये tan इनवर्स ऑफ फाई हमें लॉग बुक से देखना पड़ेगा, तो थीटा का कुछ तो वैल्यू आएगा, और फिर 10 इंटू साइन, वो थीटा का वैल्यू लॉग बुक से हम देखेंगे, फिर साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, तो अभी अगले सम पे चले। अगला सम है हमारा, सम हमें ध्यान से पढ़ना है, द रोड इन द क्वेश्चन 14। अच्छा, ये कंटिन्यूएशन है, इसी सम का कंटिन्यूएशन है। एबव is constructed as per the requirements. The coefficient of static friction between the tire of the vehicle on the road is 0.8। अब क्या दे दिया, बाकी सारी इंफॉर्मेशन वही है जो क्वेश्चन नंबर 14 में थी। अब एडिशनल क्या दे दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया है 0.8, और रेडियस ऑलरेडी दिया था 72 मीटर, और रेडियस दिया था 72 मीटर, और tan थीटा हमने निकाला था 5, g का वैल्यू 10। तो इतना इंफॉर्मेशन अब इस सम के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है कि बाई हाउ मच कैन बी अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। तो अपर स्पीड लिमिट हम कितना निकाल सकते हैं, तो कितना निकाल सकते हैं, तो इसके लिए, क्योंकि लास्ट सम में हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ था, इसलिए सम थोड़ा आसान था, लेकिन अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया, एंगल ऑफ बैंकिंग भी दिया है, तो उसके लिए जो हमने मैक्सिमम सेफ स्पीड पढ़ा है वो हमने पढ़ा है v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो इसमें हम सारे वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें, वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, r का वैल्यू इज 72 इंटू जी का वैल्यू इज 10 इन ब्रैकेट tan थीटा इज 5 माइनस म्यू इज 0.8 अपॉन 1 प्लस म्यू इज 0.8 इंटू tan थीटा इज 5। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा रूट ऑफ 720 in bracket 5 minus 0.8 will be 4.2। कितना आ जाएगा ये 4.2 अपॉन 1 प्लस 5 8 जा 40, 4 5 जा 40, राइट। tan थीटा इज 5 इंटू 0.8 4 हो गया, राइट।
तो ये हमें मिल जाएगा, दिस विल गेट रूट ऑफ 720 इंटू 4.2 अपॉन 5। 5 से इसको हम कैंसिल करें, 5 टू ज़ा 10, टू 144 हो जाएगा, राइट। तो 144 इंटू रूट ऑफ 144 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 12 इंटू 4.2, तो 12 तो बाहर आ जाएगा, 12 इंटू रूट ऑफ 4.2, इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक ओवर हियर, तो 1 प्लस म्यू 415 हो गया, ठीक है, राइट। और 5 माइनस 0.8 इज 4.2, और ये 72 है, करेक्ट। सो एवरीथिंग वी आर डूइंग राइट। तो यहां से हम लोग वी मैक्स निकाल सकते हैं। वी मैक्स, आपको लगेगा कि आंसर थोड़ा प्रॉपर नहीं आ रहा है, बट बराबर है। ये वी मैक्स हमारा, वी मैक्स क्या है, वी मैक्स या वी जो है 12 इंटू, बिकॉज आपको आंसर थोड़ा इसलिए अजीब लगेगा, 4.2 का रूट की अगर हम लोग बात करें तो रूट ऑफ 4 इज 2 इंटू 12, 24 के आसपास आएगा। तो ये 25 अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मीटर पर सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इंटू 18/5 करना पड़ेगा, एंड 5 5 18 5 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर ये अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा। मैंने मैनिपुलेट किया है इसलिए आंसर प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं आएगा, 90 आ रहा है इसे, और ऐसे दिया है 88 अप्रोक्सीमेटली, तो चलेगा बिकॉज उतना हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आपको मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है, आप यहां से जो भी आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड में, ये वी मैक्स है, ठीक है, मैक्सिमम सरफेस स्पीड। तो इसी को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो जो आंसर आएगा इनटू, सपोज यहाँ एक्स आया, या मैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मैं लिख ही देता हूँ, 4 का 2 है तो 12 टू ज़ा 24, और ये आ जाएगा 24 इंटू 5/18, तो 18, 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 4 5 ज़ा, सॉरी 18/5 करना था हमें, उल्टा कर दिया हमने, 18/5 आएगा, ये 5/18 नहीं आएगा, 18/5, तो इंटू 18/5, सो ये कैंसलेशन भी हमें नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डू, फाइन। तो ओवरऑल जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर आएगा नियर अबाउट टू 88 किलोमीटर पर आवर, नियर अबाउट। तो ये वी मैक्स हो गया जो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना है। आप लॉगबुक के हेल्प से करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल। तो अगले सम पे चलते हैं। ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल, कैसे चल रहा है वो, हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसे ऐसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल घूम रहा है, इनसाइड अ सिलिंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस इज 6.05 मीटर, तो रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल हमें दिया है 6.05 मीटर, एंड इफ द नेसेसरी फ्रिक्शनल फोर्स हमें म्यू दिया है, म्यू एस 0.5, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, मास ऑफ द पर्सन या आर्टिस्ट हमें दिया हुआ है 50 kg, और कुछ नहीं दिया है। फिर आगे बोला है कि मास ऑफ, ओके, इफ सी और ही इंक्रीजेस द स्पीड बाई 20%, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अगर स्पीड वो बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। एनीवे वी विल सी। तो अब एक कंडीशन हमें दिया है कि अगर वो स्पीड चेंज करता है तो पहले का स्पीड हमें कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने ले लिया है कि लेट द इनिशियल स्पीड बी v1 इज इक्वल्स टू v, और g का वैल्यू हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड,
तो v2 क्या होगा, इफ सी और ही इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ 20%, तो इनिशियल स्पीड हमने लिया v1 इज इक्वल टू v, फाइनल स्पीड वी आर टेकिंग कि वो 20% इंक्रीज हो गया, तो v2 विल बी v1 प्लस 20% ऑफ v1। तो v1 प्लस 20% ऑफ v1, तो v1 v है प्लस 20% ऑफ v, अच्छा 20% मतलब 20/100 टाइम्स ऑफ v, तो ये आ गया 0.2, तो 0.2 v, तो v प्लस 0.2 v। अब अगर हम देखें तो v कॉमन हो गया, v कॉमन हो गया तो 1 प्लस 0.2 जो कि कितना हो जाएगा, फिर से बता दूं, ये v जो है v है प्लस 20/100, दैट विल बी 0.2 टाइम्स ऑफ v, तो v प्लस 0.2 v, v कॉमन ले लिया, 1 प्लस 0.2, तो 1.2 हो गया ये, तो 1.2 v, ये टर्म हो गया v2, v2 हमें मिल गया। तो फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए हमें टर्म पता है कि मिनिमम वेलोसिटी जो है, अच्छा इसका डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, डेरिवेशन अभी कराना भी नहीं है, तो आप फार्मूला याद रखना कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो मिनिमम स्पीड होना चाहिए वो रूट ऑफ आर जी होना चाहिए, बिकॉज आपके सिलेबस में हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं है, आपके सिलेबस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो वर्टिकल सर्कल है, बट आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि मिनिमम वेलोसिटी फॉर द हॉरिजॉन्टल सर्कल इज रूट ऑफ 2rg, उससे कम वेलोसिटी रहेगा तो हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें तो क्या मिलेगा हमें, रूट ऑफ 2 आर का वैल्यू, रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, रेडियस इज 6.05, तो यहां आर के जगह हम क्या डाल देंगे 6.05 इंटू जी का वैल्यू 10, तो ओवरऑल कैलकुलेशन देखें, नॉर्मल कैलकुलेशन, तो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 6 120, बट 6 इंटू 0.5 करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट 121, तो मैं 121 लिख देता हूं इसको, रूट ऑफ 121, रूट ऑफ 121 121, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 11, विच विल बी इक्वल्स टू 11, तो 11 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हमें नियरली मिल गया। अब आगे क्या पूछा है, तो एक आंसर हमारा मिल गया कि मिनिमम स्पीड जो है वो क्या है 11 मीटर पर सेकेंड। अभी सेकंड में पूछा है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि इफ सी इंक्रीजेस हाउ मच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। अब वेलोसिटी चेंज हो गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए, हालांकि ये मैंने ड्रॉ किया है तो आपको 3D में वर्टिकल सर्कल दिख रहा होगा, बट फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए वेट हमेशा किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड, और फ्रिक्शनल फोर्स विद द ग्राउंड लगेगा, वो किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए ऐसा है सर्कल, तो सरफेस पे वेट डाउनवर्ड और फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड इन दैट केस, क्योंकि सरफेस के साथ में कांटेक्ट है बॉडी का, तो mg will be equals to frictional force, तो frictional force will be equals to mg only, तो m ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है 50 kg, m is 50 kg और g का वैल्यू 10, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं m is 50 kg and g is 10, so f will be 500 न्यूटन, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें हमें समझने वाली चीज यही है कि अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस जो लगेगा वो किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। तो वेट को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, तो वेट इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू वेट mg, तो हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम पे, तो नेक्स्ट सम है हमारा अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, एंड अ टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम, मास ऑफ द बॉब हमें दिया है 100 ग्राम, और इसको हमने क्या ले लिया 0.1 kg, और आगे दिया है कि इट इज सेट इनटू अ कोनिकल पेंडुलम
इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम, ये आरपीएम आरपीएस कुछ भी दिया हो, सीपीएस साइकिल पर सेकेंड, आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं कि सीपीएस है या आरपीएस है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यहां पर मिनट दिया है, मतलब 60 सेकंड में उतना रेवोल्यूशन हो रहा है, तो एक सेकंड में जितना रेवोल्यूशन होगा वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहाँ पे दिया है 75 आरपीएम, तो आरपीएस में निकालने के लिए 75 बाई 60 आरपीएस कर लिया, डिवाइडेड बाई 60, ये मिनट है और ये सेकंड में आ गया। तो ये आ गया 15 5 जा 15 4 जा, राइट, 5/4 हर्ट्ज या 5/4 आरपीएस या सीपीएस या पर सेकेंड, कई यूनिट्स हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी मिल गया हमें। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ओमेगा जो है वो 2πf होता है। एफ ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी, तो 2π है। एफ जो है 5/4 है, तो 2 2 जा 4, तो ये 5π/2 आ गया। ओमेगा क्या मिल गया हमें? 5π/2। क्यों निकालना हमें ये सब पता चल जाएगा आपको। तो हमने ओमेगा निकाल लिया। अच्छा, अब टाइम पीरियड, अगर कोई यहाँ पे बोला है ना पेंडुलम है, पेंडुलम जो कोनिकल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको, वो टाइम पीरियड होगा। तो ओमेगा मिल गया, तो टाइम पीरियड वी कैन फाइंड आउट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, हमें पता है ओमेगा इज 2π/t, सिंपली ओमेगा इज 2π/t। तो टी क्या हो जाएगा? 2π/ओमेगा। तो टी पाई 2π/ओमेगा, तो 2π है, एंड ओमेगा ऑलरेडी हमने 5/2 रखा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई एंड पाई गेट कैंसिल, 2 पर चला जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4/5, 4/5 0.8। तो टाइम पीरियड क्या मिल गया हमें? टाइम पीरियड हमें मिल गया 0.8 सेकेंड। टाइम पीरियड मिल गया 0.8 सेकेंड। और हमें पता है, हमें टाइम पीरियड एक्चुअली हमें निकालना क्या है कि एंगल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। हमें पूछा है कि बाय इट्स बॉब कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक और पोटेंशियल निकालने के लिए भी हमें पहले एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल क्या होगा? एंगल निकालने के लिए हम लोग देखें तो टाइम पीरियड ऑलरेडी हमें पता चल चुका है, और टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय द फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2π√L cos थीटा बाई जी। L बाई जी नहीं होता, L cos थीटा बाई जी होता है। तो यहां से हम अगर सबके वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें पता है टाइम 0.8 है, इज इक्वल्स टू 2π√L। एल लेंथ है, लेंथ हमें पता है, लेंथ 0.2 मीटर है। यहाँ देखें, लेंथ 0.2 मीटर है, तो लेंथ के जगह हम क्या डाल दें? 0.2 मीटर। यहाँ पे लेंथ के जगह इंस्टेड ऑफ एल वी कैन टेक 0.2 इंटू कॉस थीटा अपॉन जी का वैल्यू 10 यूज कर लें, हम लोग 10 यूज कर लें। तो 10 भी यूज कर सकते हैं, और पाई स्क्वायर कभी कभी दिया रहता है, पाई स्क्वायर आई डोंट नो, हाँ दिया है यहाँ पे, पाई स्क्वायर दिया है, यूज जी के जगह पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर को 10 यूज करना है और वही जी है, राइट। तो मैं यहाँ जी के जगह अगर पाई स्क्वायर डाल दूं, थोड़ा अपना काम आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ मैं पाई स्क्वायर डाल देता हूँ जी के जगह, जी के जगह पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर का रूट एक पाई बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी 2π√ऑफ 0.2 कॉस थीटा। अच्छा, एक पाई बाहर आ गया, नीचे जो था पाई स्क्वायर का रूट लेंगे तो पाई बाहर आ जाएगा ना, तो ये पाई पाई कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, इट इज 0.8, तो 2 4 जा 8, तो 0.4। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें तो 0.4 का स्क्वायर क्या होगा? 0.16, 0.16 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू कॉस थीटा। तो वापस से cos थीटा हमें क्या मिल गया? cos थीटा मिल गया ना, cos थीटा विल बी 0.16 अपॉन 0.2, तो 0.8 मिल जाएगा। तो cos थीटा हमने निकाल लिया 0.8। अब हमें v काइनेटिक एनर्जी पूछा है, थोड़ा लेंदी समय ये,
काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बट उसके लिए हमें पहले वी चाहिए। मास तो दिया हुआ है, मास दिया 100 ग्राम, दैट इज 0.1 kg, लेकिन वी चाहिए। तो एंगल अगर हमें मिल चुका कॉस थीटा, यहां भी ये एनफ नहीं है, यहां से हमें कॉस थीटा दिया है, कैलकुलेशन इसका बहुत लेंदी है, तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 0.8, वो आपको लॉग बुक से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो थीटा हमें यहां से मिल जाएगा, जो भी आए थीटा। फिर एक फॉर्मूला हमें पता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। वो कैसे आया? अगर मैं उसको डेरिवेशन की बात करूं फॉर्मूले के, तो यहां पे हम देखें टी नॉट कॉस थीटा इज एम जी, और टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। देखें हम लोग ये टर्म टी नॉट साइन थीटा इज एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सेम है एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो चाहे हम ये लिखें या एम वी स्क्वायर बाई आर लिखें। और यहाँ टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू उसके नीचे का कंपोनेंट एम जी है, तो दोनों को हम डिवाइड कर दें इसको इससे, तो टी नॉट गेट कैंसल, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस हो गया टेन थीटा, एम एम गेट कैंसल, तो मिल गया ना वी स्क्वायर बाई आर जी। तो टेन थीटा इज वी स्क्वायर बाई आर जी, हमने यही फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, टेन थीटा इज वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वी स्क्वायर क्या होगा? आर जी टेन थीटा, बट आर क्या है? आर इज एल साइन थीटा, कॉम्प्लिकेशन है, थीटा हमें यहां चाहिए, और वही थीटा का वैल्यू हम यहां डाल दें, जी का वैल्यू टेन थीटा, थीटा का वैल्यू पता रहेगा, तो हमें वी मिल जाएगा। और अगर वी मिल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी का वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, क्योंकि हमें यहां से थीटा निकालने के बाद थीटा, वो ये सब पार्ट में सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। और क्या पूछा है? और पूछा हमें, ये सब थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन लेंदी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच होता है, एम जी एच। तो एम जी एच होता है, एम जी एच, तो एम जी है, बट एच हमारा क्या है? एल कॉस थीटा। एच क्या है? एल कॉस थीटा। वो कैसे मिलेगा? वो हम यहां से देखें, ये हमारा हाइट है और ये लेंथ है, ये पार्ट लेंथ है, और थीटा ऑलरेडी हमें नोन है, तो थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई एल। कौन सा? साइन थीटा, साइन थीटा इज एच बाई एल, सो साइन थीटा इज एच बाई एल। तो एल हमें नोन है, तो एच क्या होगा? एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो एल का वैल्यू 0.1 है, और थीटा ऑलरेडी पता है, तो साइन थीटा हम निकाल सकते हैं, तो एच विल बी, सॉरी, साइन साइन कैसे आया? साइन आया, कॉस आया, थीटा यहाँ है, सॉरी थीटा यहाँ है, तो मैंने यहाँ थीटा बोला, थीटा यहाँ पे है, तो ये एच है, ये एल है, तो कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा विल बी एडजेसेंट, हमारा एच है एंड हाइपोटेनस एल है, तो एल क्या हो, एच क्या हो गया? एल कॉस थीटा, सॉरी, तो एम जी एच था, एम जी एच, तो एम जी रहेगा, बट एच को हम लोग एल कॉस थीटा डाल देंगे, तो एम जी एल कॉस थीटा। ये लास्ट स्टेप में मैंने यही लिखा है, एम जी एल कॉस थीटा, और थीटा हमें नोन रहेगा, एम जी हमें पता है, तो सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आप कैलकुलेट करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपका आंसर प्रॉपर है या नहीं है। ये जितने भी सम्स हैं, मैं इस वीडियो के बाद, इस वीडियो में मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो अगर आपको कभी भी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, सारे जितने भी मेरे वीडियोस हैं सभी में पीडीएफ आप उसके डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगले सम पे चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन inside a sphere of death. The speed of the motorcycle varies between 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेरिएशन जब किसी चीज का दिया होगा हमें, तो वेरिएशन मतलब क्या होता है? एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो मिनिमम जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है,
एंड मैक्सिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ऑलरेडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होती है। टॉप मोस्ट पोजीशन या हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द वर्टिकल सर्कल के हाईएस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है और ये होती है रूट ऑफ आर जी। और लोवेस्ट पोजीशन जो ये है, लोवेस्ट पोजीशन एल, हाईएस्ट पोजीशन एच, तो लोवेस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है एंड इट इज गिवन बाय रूट ऑफ आई आर जी। तो आप लोग को ये फॉर्मूला अगर पता है तो ये हमें क्या दिया है, स्पीड ऑफ द मोटर साइकिल वैरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड, ये मिनिमम है, और 10 मीटर पर सेकेंड दैट इज मैक्सिमम। तो 6 मीटर पर सेकेंड मिनिमम है, 10 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो हमें स्फीयर का डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर इज नथिंग बट द हाइट, और ये 2r हो जाएगा। तो अगर हम रेडियस निकाल लें तो रेडियस का ही डबल कर दें, वो भी हमें मिल जाएगा। तो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स, इन दो स्पीड्स के लिए मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो अगर हम लोग देखें, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी का डिफरेंस वो 5rg है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि v1 स्क्वायर वो क्या है, rg है। जैसे मैंने बोला था कि एट टॉप मोस्ट पोजीशन वेलोसिटी मिनिमम होती है, रूट ऑफ आर जी होती है, और एट द लोवेस्ट पोजीशन भी रूट ऑफ आई आर जी होती है। तो v1 स्क्वायर हमारा आर जी होगा एंड v2 स्क्वायर क्या होगा, 5rg। तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये 2 है ये 1 है, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर विल बी 5rg माइनस rg, rg ये निकाला है, तो ये 4rg हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे एज अ फॉर्मूला यूज कर लिया है। तो मैंने समझा दिया। तो vb हमें कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी एट पोजीशन b इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड एट ए क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हो गया 10 स्क्वायर, ये हो गया 10 स्क्वायर माइनस ए का 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg, 4rg 4r, और g 10 है, g हमने 10 ले लिया है, हालांकि ठीक है कैलकुलेशन इजी था। तो ये हो गया 100, 10 का स्क्वायर इज 100, 6 का स्क्वायर इज 36 इज इक्वल टू 4 इंटू आर इंटू 10, इसको थोड़ा टाइम बाद लिखता हूं मैं। तो 100 माइनस 36 कितना हो गया, 64। अब इसको हम लिख देंगे 64 इज इक्वल टू 4 इंटू आर इंटू 10, तो 4 16 जा 16 हो गया। अब ये 16 बाय 10 करेंगे, 16 बाय 10 तो 1.6 हो गया। तो r जो है 16 बाय 10 हम डायरेक्टली कर सकते हैं या 1.6 लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन अस। तो 16 बाय 10 इट विल बी 1.6, ये रेडियस हो गया। तो डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है, ये रेडियस हो गया। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 1.6 इंटू 2, 1.6 इंटू 2 करेंगे तो 3.2 हो जाएगा। तो ये डायमीटर मिल गया। तो रेडियस तक तो निकालना जरूरी था, रेडियस मिल गया, तो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, और ये आया हमारा मीटर में। ठीक है, तो डायमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ऑलरेडी हमने निकाला। कैलकुलेट हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स, ये दोनों स्पीड के लिए मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो मिनिमम वैल्यू आर जी है और 5rg है, तो हम वैल्यूज डाल देंगे। तो रूट ऑफ आर जी करें, तो रूट ऑफ आर जी मिनिमम वैल्यू, रूट ऑफ आर का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला 1.6 इंटू जी का वैल्यू 10 है, तो 16 आ गया। ऑफ कोर्स इट विल बी 16 का रूट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या है, तो यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड डाल दें। मैक्सिमम स्पीड एट टॉप मोस्ट पोजीशन इज रूट ऑफ 5rg, तो 5r का वैल्यू 1.6 इंटू 1.6, हाँ राइट, इंटू जी का वैल्यू 10 है, तो 16 5 80 हो गया,
तो ये आ गया रूट ऑफ 80, 8 इंटू 10 रूट ऑफ 80। तो रूट ऑफ 80 का जो भी वैल्यू है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी सम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं अगले सम पे, जो है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अ मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, मास इज 1 kg, मास इज 1 kg, हैज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो आई हमें दिया हुआ है। व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ द डायमीटर्स, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। फिर से बोल रहा हूं, क्या दिया है हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, रिंग के डायमीटर के अलोंग। ये रिंग है, ये उसका डायमीटर है, तो डायमीटर के अलोंग ये रोटेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है। इट इज मोल्टेन एंड रीमोल्डेड इनटू थिन यूनिफॉर्म डिस्क। पहले क्या था? रिंग था, अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? डिस्क में। टू द सेम रेडियस, रेडियस सेम है, बस डिस्क हो गया। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट दिट्स एक्सिस? तो हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंफॉर्मेशन में मास 1 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, 1 d फॉर डायमीटर किया है, तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये डायमीटर के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है, वही टर्म हमें दिया रिंग का। तो क्या होता है फार्मूला? ये फार्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायमीटर इज गिवन बाय mr स्क्वायर बाई 2। तो हम सब वैल्यू निकाल लें। mr स्क्वायर बाई 2 हमें दिया हुआ है, तो m कितना है? 1 है, इंटू r कितना है? रेडियस, रेडियस इज गिवन, रेडियस इज गिवन, नो, रेडियस दिया है नहीं, अच्छा id का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो r स्क्वायर बाई 2, तो id का वैल्यू 1 है, id का वैल्यू क्या है? 1 है। आई डोंट थिंक सो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है, नहीं है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोग को। क्यों, मैं बताता हूं। तो ये हमें जो टर्म दिया है आईडी, आईडी क्या है हमारा? आईडी इज mr स्क्वायर बाई 2, आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1। और ये रिंग का हो गया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, ये फार्मूला है mr स्क्वायर बाई 2। और फिर बोला है कि इसी को मोल्ड करके, किसको? रिंग को मोल्ड करके, रिंग को मोल्ड करके, रीमोल्ड करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया? इसको डिस्क में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट, डिस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है। तो वो हमने एज अ फार्मूला लिख दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ, सॉरी, डिस्क, डिस्क यहाँ पे, रिंग यहाँ पे लिखा है, उसका भी फार्मूला सेम है, mr स्क्वायर बाई 2 अबाउट इट सेंटर। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसके सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग के डायमीटर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, क्योंकि आरएचएस दोनों का सेम है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर आईसी इज इक्वल्स टू आईडी। फाइन। तो कैलकुलेशन नाम की चीज हमें इसमें कुछ भी नहीं करनी है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, उसका फॉर्मूला है mr स्क्वायर बाई 2, ये वाला। और उसी को मोल्ड करके रिकास्ट किया गया एक डिस्क में, रिंग को मोल्ड करके डिस्क में बनाया गया। और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जिसको हम आईसी लिखेंगे, इसका भी फॉर्मूला mr स्क्वायर बाई 2 होता है। तो आईडी ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? आईडी हमें दिया हुआ है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये। तो आईसी भी क्या होगा? आईसी भी क्या होगा? सेम होगा ना, mr स्क्वायर बाई 2 है, तो इट विल बी 1 kg स्क्वायर। तो फाइनली इसमें भी हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो आई कैन से आई डी इज इक्वल टू आई सी, और आई डी ऑलरेडी हमें दिया 1 kg मीटर पर स्क्वायर, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। सो एवरीथिंग इज सो क्लियर।
मैं यहाँ पे थोड़ा एडिशनली जो है इसको लिख देता हूँ कि ये इक्वेशन 2 है, तो IC इज इक्वल्स टू ID, दैट आई विल राइट फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से IC इज इक्वल्स टू ID मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार समझ में आ जाएगा तो इट विल बी इजी। अ बिग डम्बल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड। एक रॉड लिया है, यूनिफॉर्म रॉड, वहां से एक डंबल बनाया है, एंड मास, रॉड का मास दिया है, मास ऑफ रॉड 60 ग्राम, एंड लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। ये रॉड के क्राइटेरिया दिए हुए। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर दो लगाया ऑफ मास 50 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे? इसके एंड पे, दोनों साइड लगा दिया। अब ये बन गया डंबल, ठीक है, डंबल बन गया। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल व्हेन रोटेटेड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। और ये एक्सिस इसके पासिंग थ्रू सेंटर है और इस डंबल को रोटेट कर रहे हैं, मतलब डंबल को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे डंबल को घुमा रहे हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है वो हम लोग सबसे पहले लिख लें। तो हमें क्या क्या दिया है? रॉड का मास और रॉड का लेंथ। मास ऑफ रॉड 60 ग्राम एंड लेंथ ऑफ रॉड 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर्स ऑफ मास। अब ये सॉलिड स्पीयर के बारे में है, तो मास ऑफ स्पीयर 50 ग्राम एंड रेडियस ऑफ स्पीयर 10 सेंटीमीटर। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो डायग्राम के हिसाब से बात करें तो अभी मैंने ड्रॉ किया था कि ये हम इसको इस एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इस पे रोटेट कर रहे हैं। तो इस एक्सिस पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो क्या होगा? तो पहली चीज तो दो चीजें यूज हो रही है, एक रॉड यूज हो रहा है और दो स्फीयर्स यूज हो रहे हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल होगा पूरे सिस्टम का, जो इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स सेंटर, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू स्फीयर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू स्फीयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये समझा तो एवरीथिंग विल बी इजी फॉर अस, हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। ओके, तो अभी हम इसमें कैलकुलेशन करें। आई होप डायग्राम पार्ट समझ में आया कि हमें इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करेंगे प्लस ये दोनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, ये दो फार्मूला है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, या नहीं लिखता हूं, जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर, इसका जो फार्मूला है वो है ml²/12। ये याद रखना आपको, ml²/12। ये रॉड है, इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके सेंटर, ये सी है सेंटर, इसके सेंटर पे वो है ml²/12। ये फार्मूला है, फिक्स्ड है, डेरिवेशन आप लोग को नहीं है, बट ये फार्मूला याद रखना है आपको। दूसरा, यहाँ स्पीयर अटैच है और स्पीयर किसके अलोंग रोटेट कर रहा है? अबाउट द डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पीयर अबाउट इट्स डायमीटर, सिर्फ स्पीयर का, वो 2/5 mr² होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पीयर हमने निकाला है 2/5 mr², प्लस ये जो पार्ट है दिस, इसका रेडियस भी है ना, तो इसके सेंटर पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, किसके? इस स्फीयर के सेंटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, आई नॉट इज इक्वल्स टू IC प्लस MH² या mr²। तो सेंटर का तो 2/5 mr² हो गया सेंटर पे, और m है, और इसका जो डिस्टेंस है, ये रेडियस r हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है? L/2 है। तो L/2
प्लस आर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेन पार्ट हो गया जो हमारा फार्मूला हो गया। मैं फिर से बता दूं, ये रॉड का तो क्लियर हो गया, प्लस दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर है तो टू इंटू किया, और एक स्फीयर का जो उसके सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 हमारे स्क्वायर होता है। लेकिन इतना ये भी डिस्टेंस है ना यहां से, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, एम आर प्लस एल बाई टू टू द होल स्क्वायर, बिकॉज आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी, आई सी ये है, प्लस एम एच स्क्वायर लिखते हैं तो एम एम है, और एच जो है इसका रेडियस प्लस ये लेंथ, तो आर प्लस ये लेंथ कितना हो गया, एल बाई टू हो गया, बिकॉज ओवरऑल लेंथ हमने एल लिया है तो इतना लेंथ कितना, एल बाई टू। तो आई होप अब ये टर्म आप लोग को समझ में आया। अब इसमें हम लोग सीधा सीधा सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं, तो सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या मिलेंगी, देयरफॉर नेट आई विल बी एम, मास कितना दिया हुआ है, सारे वैल्यूज, मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ द रॉड 60 ग्राम है। अच्छा, सारे आंसर्स हमें ग्राम और सेंटीमीटर में है तो नो कन्वर्जन नहीं करूंगा मैं, तो मास के जगह मैं रखूंगा 60 ग्राम, मास के जगह 60 ग्राम इंटू एल, लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ रॉड 20 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ रॉड कितना है, लेंथ ऑफ रॉड 20 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ रॉड 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग 20 सेंटीमीटर रखेंगे, बाई 12 प्लस 2 इंटू, ये एक पार्ट हो गया, प्लस 2 इंटू 2/5 स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द स्फीयर, तो वो दिया है 50 ग्राम, इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, प्लस एम अगेन 50 इंटू, यहां मैं ब्रैकेट करली वाला डाल देता हूं, करली ब्रैकेट, आर जो है रेडियस वो 10 है, प्लस एल बाई टू, एल 20 है तो 20/2 का होल स्क्वायर। तो ये एंटायर कैलकुलेशन हमें करना है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू, ये 12 फाइजा 50, 5 इंटू 20 100 हो गया, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में देखें 5 टेंजा, तो 10 टू ज़ा 20, 20 इंटू 100 तो 20 100 आ जाएगा, प्लस 20 इंटू 100, राइट 20 2000, प्लस 50 इंटू, ये यहाँ कैलकुलेशन इस पार्ट का देख लें हम लोग, तो यहाँ 2, ये 10 हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 का स्क्वायर 400, तो प्लस, अच्छा इंटू 400, राइट इंटू 400, तो ये पार्ट कितना हो गया, दिस पार्ट बिकम एंटायरली, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 इंटू 2000, 2000 प्लस 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 000 20,000, तो 22,000 हो जाएगा, 22,000 प्लस इंटू 2, सो 100 प्लस ml स्क्वायर बाई 12। हा, एक गलती कर दिया है मैंने, यहाँ l का स्क्वायर है तो यहाँ इस पार्ट में l का स्क्वायर है, और वो मैंने l का स्क्वायर नहीं किया, ठीक है अब कर लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर विल बी 400, तो 400 इंटू 5, 400 इंटू 5, तो 400 इंटू 5 2000, राइट, तो यहाँ 2000 आ गया, 2000, तो 2000 प्लस यहाँ 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10, ठीक है 100 इंटू 10 1000 इंटू 2000 प्लस 22 इंटू 2 44,000, तो 44,000 प्लस 2000 46,000, ये आई आ गया, किलो नहीं, इसका यूनिट क्या होगा,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया जो हमें ऑलरेडी चाहिए था। तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है बट सम अच्छा है। अगले सम पे चले, विच इज द क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, अ फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर अर्दनवेयर पॉट्स इज सेट इनटू रोटेशन 100 आरपीएम। मतलब एक अर्दन पॉट है, फ्लाई व्हील है, उसको ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो इज सेट इनटू रोटेशन ऑफ 100 आरपीएम। कितना आरपीएम परफॉर्म करता है? 100। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस। तो हमें मास ऑफ डिस्क दिया है एंड रेडियस दिया है एंड रोटेशन आरपीएम है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आरपीएम है, तो हम इसको आरपीएस में निकालेंगे। तो जो दिया है इंफॉर्मेशन, मास ऑफ डिस्क दिया है 10 kg एंड रेडियस दिया है 0.4 मीटर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट सेंटर, यहां बोला डिस्क है, डिस्क है, ये क्या है? डिस्क है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। तो हम यहाँ इसका mr², m जो है 10 kg है, r जो है 0.4 है, अपॉन 2 ओवरऑल कैलकुलेशन करके 0.8 kg मीटर स्क्वायर, ये हम क्या निकालेंगे? दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला समय, सॉरी अगला पार्ट है, यहां पे बोला है कि अ लंप ऑफ क्ले to be taken equivalent to the particle of mass 1.6 kg, 1.6 kg का lump of mud, mud का टुकड़ा falls on it and adheres there, वहां पे चिपक जाता है, to it at a certain distance x from the center, center से। अब ये क्या हो गया, मैं पूरा समय एक बार फिर से समझाऊं कि ये एक फ्लाई व्हील है अर्दन पॉट के लिए, जिसका फ्रीक्वेंसी इतना है 100 आरपीएम है। तो आरपीएस में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, वो हम बाद में देख लेंगे। और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। और फिर एक लंप ऑफ क्ले 1.6 kg का, जो एक्स डिस्टेंस सेंटर से वहां पे आके गिरता है, तो यहां पे आके गिर के चिपक जाता है। तो चिपक जाएगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी फिर क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा वो हम आगे देखेंगे। तो हमें यही निकालना है कि वो कितने डिस्टेंस पे आके गिरता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एज पर द इंफॉर्मेशन, हमें मास ऑफ डिस्क दिया, रेडियस ऑफ डिस्क दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट सेंटर, जो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे स्क्वायर/2 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। इनिशियली जब लंप ऑफ मड वाज नॉट फॉल ऑन द डिस्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग अप्लाई करेंगे कि जब डिस्क के ऊपर कुछ नहीं गिरा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, और जब लंप ऑफ मेड उसके ऊपर आके गिरता है तो एंगुलर मोमेंटम कितना है। अगर दोनों कंजर्व है, हालांकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम बिफोर लंप ऑफ मड फॉलिंग दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आफ्टर लंप ऑफ मड फॉलिंग। तो दोनों केस में एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो हमें जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो देखते हैं, अब मैंने वही कंडीशंस लिखा है कि बिफोर लंप ऑफ मड फॉलिंग ऑन डिस्क, जब नहीं गिरा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया उसके सेंटर पे, और फ्रीक्वेंसी हमें दिया है कितना? फ्रीक्वेंसी दिया 100 आरपीएम, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो आरपीएस में निकालने के लिए हमने क्या किया? इसको डिवाइडेड बाई 60 कर दिया, तो 100/60। तो ये टर्म कैंसल, 2 3 जा 2 5 जा 5/3 आ गया, 5/3 आरपीएस, ये F1 मिल गया। तो ओमेगा 1 क्या होगा? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। अच्छा, ओमेगा एफ क्यों चाहिए?
बिकॉज एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा L इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, तो यहाँ I1 इंटू ओमेगा, तो I1 तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बट ओमेगा 1 भी हमें चाहिए, तो F1 मिल गया, तो ओमेगा 1 हम 2 पाई F1 से निकाल लेंगे, तो 2 पाई इंटू 5/3, तो 2 5 ज़ा 10 पाई/3, तो एंगुलर मोमेंटम क्या मिल गया, L1 इज इक्वल्स टू I1 ओमेगा 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या मिल गया, बिफोर लंप ऑफ मड फॉलिंग ऑन द डिस्क, जो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम है वो ये है। अब दूसरा, जब लंप ऑफ मड आके गिरता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पहली चीज जो बदलेगा वो बदल जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऑलरेडी ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये सेंटर है, इस सेंटर के डिस्क के सेंटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है, सेंटर पे, यहाँ पे I1 है। यहां से डिस्टेंस x डिस्टेंस पे लंप ऑफ मड आके गिरता है, तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ऑलरेडी ये अगर मैं IC एज्यूम कर लूँ तो ये I नॉट हो गया, और हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I नॉट इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर, तो IC ऑलरेडी I1 है, IC क्या है, I1 है, M मास ऑफ लंप ऑफ मड हमें दिया हुआ है, और H जो है वो x है, तो x स्क्वायर, ये टर्म ऐड करेंगे तो हमें I2 मिल जाएगा जो I नॉट होगा। तो यहां मैंने वही लिखा है कि व्हेन लंप ऑफ क्ले फॉल्स ऑन द डिस्क, तो I2 क्या हो जाएगा, I1 प्लस MX स्क्वायर। रीजन यहां लिखा है सिंस I नॉट इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर, जो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो फ्रीक्वेंसी F2 इस केस में हमें बोला है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, कैलकुलेट x इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 आरपीएम, फ्रीक्वेंसी कम हो गया, 80 आरपीएम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी 80 आरपीएम हो गया, तो F2 हमें दिया 80 आरपीएम, तो इसको वापस से आरपीएस में कन्वर्ट करें तो 80 डिवाइडेड बाई 60 कर लेंगे, तो ये 0 0 कैंसिल, ये 4, ये 3, तो 4/3 आरपीएस, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ओमेगा निकालें, क्योंकि ओमेगा क्यों निकालना है, बिकॉज L इज I इंटू ओमेगा, और ये कांस्टेंट होता है, तो I2 हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा, और ओमेगा 2 हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो F2 हमें 4/3 दिया हुआ है, तो 2 पाई इंटू 4/3, तो 4 2 ज़ा 8 पाई/3, ये ओमेगा 2 मिल गया। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I2 ओमेगा 2, तो I2 हमारा क्या है, I2 हमने यहाँ पे छोड़ दिया I1 प्लस MX स्क्वायर, और ओमेगा 2 इज ओमेगा 2 जो 8 पाई/3 है। तो इसको हम लोग I1 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 0.8, M दिया है 1.6 ग्राम, और ये टर्म है x2 जो x है, जो हमें फाइंड आउट करना है, और ये ओमेगा 2, तो L2 निकाल लिया। तो हमें पता है दो चीजें हमें मिल गई, एक मिला L1 और दूसरा मिला L2। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L1 इज इक्वल्स टू L2, L1 इज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, यही हम लोग कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व, सो L1 इज इक्वल्स टू L2। तो हम इस इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन L1 वाले 1 को हम इक्वेट कर ले। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L1 इज इक्वल्स टू L2 विच इज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो हम दोनों वैल्यूज देख ले, तो L1 क्या है, व्हाट इज L1, L1 का वैल्यू हम देख लें, तो L1 हमने निकाला 0.8 इंटू 10 पाई/3, 0.8 इंटू 10 पाई/3, 0.8 इंटू 10 पाई/3 इज इक्वल्स टू L2 क्या है, L2 क्या है हमारा, L2 L2 जो है इतना टर्म है 0.8 0.8 प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है इंटू 8 पाई/3। मैं फिर से एक बार चेक कर लूं, L1 जो I1 ओमेगा 1 है वो कितना है, I1 ओमेगा 1 इज 0.8 इंटू 10 पाई/3, 0.8 इंटू 10 पाई/3, एंड L2 का टर्म ये है, तो दोनों को हम इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे,
क्या कैंसिल होने वाला है, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, 8 वन जा 8, 0.1। अच्छा अभी 0.1 इंटू 10, 0.8, 0.1 इंटू 10 1 हो गया, तो इधर सिर्फ बचा 1 इज इक्वल्स टू, RHS में क्या है वो देख लें, तो 1 इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर। अभी हम क्या करें, 1.6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8, साइड चेंज कर दिया, तो 1.6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2, तो एक्स स्क्वायर विल बी 0.2 बाई 1.6, और ये टर्म क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 8 जा, तो 1 अपॉन 8 टाइम्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 1/8, तो x विल बी 1/√8 विच विल बी 1/2√2, तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1/2√2 सेंटीमीटर। ये क्योंकि बाकी के सारे टर्म्स हमें किस में दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो ये भी आंसर हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर। तो वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे क्ले आके स्टक होता है, दैट डिस्टेंस इज 1/2√2 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर। अभी नेक्स्ट एंड लास्ट सम पे चलते हैं, तो लास्ट सम हमारा क्या है, लास्ट सम है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग द इंक्लाइन that rises 3 in every 5 along it, 3 in every 5 along it, the object gains a speed of, ये हमें स्पीड दिया हुआ है v दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये जो मीनिंग है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल डाउन, यहां से हम रोल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को नीचे आ रहा है, और बोल रहा है कि along incline that rises by 3 in every 5 along it, जब ये 3 चेंज होता है तो ये 5 चेंज होता है। ऑफ कोर्स हाइट कम रहेगा एज कंपेयर टू स्लैंट हाइट, जब हम स्लोप पे जाएंगे तो स्लोप का डिस्टेंस, स्लोप का लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्टिकल हाइट, तो 3 आउट ऑफ 5, ये थोड़ा ध्यान में रखना आगे इसके लिए भी। तो 3 किधर रहेगा, 5 किधर रहेगा, वो जरूरी है, हाइट कभी भी कम होगा और ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आपको यही समझना है कि कौन सा प्लेसमेंट कहां पे रहेगा, हाइट हमेशा इस डिस्टेंस से कम होगा, और थीटा यहां है, तो v ऑलरेडी हमें दिया है, तो यहां से और एक टर्म दिया है, एज इट ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू 5/3 मीटर अलोंग द इंक्लाइन, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन टू अस कि एस जो है 5/3 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें पूछा है कि व्हाट कैन बी पॉसिबल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप क्या होगा, वो वेदर सिलेंड्रिकल होगा, स्फेरिकल होगा, या क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां इस ट्रायंगल में देखें, तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या मिलता है हमें, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इज 3/5, तो साइन थीटा क्या मिला, 3/5, तो s जो है, s हमारा 5/3 है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं, दो इक्वेशन में निकाल देता हूं कि इन दिस ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC में साइन थीटा हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा विल बी 3/5, बट साइन थीटा 3/5 है, ओके। तो s और h के टर्म्स जो है, s और h, s हमें दिया है 5/3, s दिया हमें 5/3, तो इन टर्म्स ऑफ s/h, अच्छा ये h है, h हमने डायग्राम में नहीं दिखाया है, ये टर्म हमारा h है, दिस इज h इज इक्वल्स टू 3, और ये s है डिस्टेंस। तो साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा इज
यहाँ से साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो एच बाई एस हो गया, साइन थीटा इज एच बाई एस। तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, अब मैं दोनों को अगर इक्वेट कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, एच बाई एस इज इक्वल्स टू साइन थीटा, एक ही बात है ना, एच बाई एस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो एस क्या हो गया, एच बाई साइन थीटा, एस क्या हो गया, एस चाहिए तो एच बाई साइन थीटा, यहीं से निकाल लेता हूं मैं और इसको लिख देता हूं। सो देयरफॉर यहां से एच विल बी, एस विल बी एच बाई साइन थीटा, एस बाई, एस चाहिए ना, एच बाई साइन थीटा, ठीक है, एस विल बी एच बाई साइन थीटा, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एच क्या हो जाएगा, एच चाहिए तो एस साइन थीटा, क्या घुमा फिरा रहे हैं हम लोग, बट एनीवे एच विल बी एस इंटू साइन थीटा, एस साइन थीटा। तो और v का हमें एक फार्मूला पता है, v का, कि वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी एट द इंक्लाइन सरफेस का फार्मूला क्या है, रूट ऑफ 2hs 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो v हमें दिया हुआ रूट ऑफ 10, मैं अब डायरेक्टली ये फार्मूले में सब्सटीट्यूशन करूंगा, ये फार्मूला, तो v हमें दिया है रूट ऑफ 10 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, h का वैल्यू s इंटू साइन थीटा, तो s का वैल्यू एस, अच्छा एच का वैल्यू तो हमने निकाला है, 2gh है, एच यहाँ पे हमने निकाला हुआ है कि एच जो है एस साइन थीटा हो गया, तो एस 5/3 है और साइन थीटा 3/5 है इस डायग्राम से, तो ये 1 हो गया। तो इसको हम लोग एच की जगह क्या डाल देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो फार्मूला है। तो 2 10 10, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें तो 10 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये टर्म इससे भी कैंसिल, तो आपको मिला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 1। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 किसके लिए होता है, स्फीयर के लिए होता है। तो बॉडी का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो जस्ट इट इज अ रिंग और हॉलो सिलेंडर। अच्छा स्फीयर भी हो सकता है, स्फीयर अगर उसके डायमीटर के क्रॉस 2/5 हमारे स्क्वायर अगर हम डालते हैं वहां पे तो मिल सकता है हमें, बट एनीवे रिंग और हॉलो सिलेंडर होगा। तो ये लास्ट सम हमने कर लिया। सो हमने ये टॉपिक के सारे सम्स जो है कंप्लीट कर लिए, कुछ तो मैंने खुद पूरा का पूरा सॉल्व किया है और कुछ जो है ऑलरेडी पहले से लिख के रखा था फार्मूलाज वगैरह और फिर सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो में आपको जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने एक्सप्लेन किए सब आपको समझा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।